Guys, today we are going to discussing about the terminology of genetics. तो पहला हमारा टर्मिनोलॉजी में टर्म है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, हेरेडिटी एंड वेरिएशन. यानी जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है, जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, हेरेडिटी और वेरिएशंस यानी जेनेटिक वेरिएशंस की स्टडी करते हैं. अगर एक सिंपल टर्म में बोलें तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स. अगर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कोई पूछे जेनेटिक्स की तो इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स, यानी स्टडी ऑफ जीन्स इज नोन एज जेनेटिक्स. सेकेंड टर्म है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. यानी माता पिता से, माँ बाप से बच्चों के अंदर करेक्टर्स का ट्रांसमिट होना, बच्चों के अंदर करेक्टर्स का ट्रांसमिट होना ही क्या है? हमारा इनहेरिटेंस. यानी सपोज दैट ये फादर है और एक बच्चे की मदर है. अब इनसे करेक्टर्स इनके बच्चे में जाना ही इनहेरिटेंस है. आपने देखा भी होगा कई बार कि कुछ बच्चे अपने फादर को जाते हैं, कुछ बच्चे अपने मदर के जैसे होते हैं. तो ये प्रोसेस जिसके थ्रू करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग यानी माँ बाप से बच्चों में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, है ना. तीसरा हेरेडिटी. हाउ द इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस यानी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. यानी करेक्टरिस्टिक्स किस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसमिट हुए हैं माँ बाप से बच्चों में, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? उस मैकेनिज्म को कहते हैं हेरेडिटी. और आप जानते हैं मदर फादर से चाइल्ड के अंदर जो करेक्टर्स ट्रांसमिट हुए हैं वो किसके थ्रू हुए हैं? इट इज़ थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी सीधा बोलें प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस को ही हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी. तो आपसे कोई सिंपल लैंग्वेज में पूछे तो ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस. यानी हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स टेक्स प्लेस, किस मैकेनिज्म के थ्रू टेक प्लेस हो रही है ट्रांसमिशन करेक्टर्स की, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम हेरिडिटी कहेंगे. और यहाँ हेरिडिटी का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. तीनों टर्म समझ में आई. उसके बाद है वेरिएशन का मतलब डाइवर्सिटी. किस तरह से डाइवर्सिटी आती है? आप जानते हैं अच्छे से कि जब जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं? सपोज दैट ये था फादर, ये थी मदर और ये है बेबी यानी चाइल्ड. आधे करेक्टरिस्टिक फादर से आते हैं, आधे करेक्टरिस्टिक मदर से आते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, जब मियोसिस होती है तो क्रोमोसोमल एब्रेशन हो जाते हैं, भाई म्यूटेशन हो जाते हैं. तो म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? म्यूटेशंस की वजह से आते हैं चेंज यानी बदलाव या डाइवर्सिटी, जिनको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन. कि कई बार बच्चा माँ बाप जैसा दिखाई नहीं देता और वो क्या रीज़न है उसका एक ही रीज़न है, डेट इज़ म्यूटेशन. ओके, जिसकी वजह से चेंज आ जाते हैं. या आप देखते हैं एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं और दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं. भाई ये बेबी ए था और ये बेबी बी है और ए और बी दोनों ही सिमिलर नहीं है. तो ये किसकी वजह से सिमिलर नहीं है? ये मे भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं म्यूटेशन की वजह से. ठीक है, तो वेरिएशन क्या है? डाइवर्सिटी अमंग द चिल्ड्रंस ऑफ ए कॉमन कपल. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स पे. करेक्टरिस्टिक क्या है? फिनोमिना डेट कंट्रोल बाय जीन. यानी करेक्टरिस्टिक यानी जो फिजिकल अपीयरेंस आप देखते हो विच इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन इज नोन एज करेक्टरिस्टिक्स. जैसे स्टेम हाइट क्या है? एक फिजिकल अपीयरेंस है. आप स्टेम हाइट को देख के बताओगे कि स्टेम किसी प्लांट का स्टेम टॉल है, किसी प्लांट का स्टेम डॉर्फ है. तो ये क्या है? एक प्लांट का करेक्टरिस्टिक. कि जो फ्लावर कलर कैसा है? वो रेड है या वाइट है? तो ये फ्लावर कलर ये क्या है? अपने आप में एक करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अब एक ही करेक्टरिस्टिक के दो ट्रेट होते हैं. जो नेक्स्ट टर्म है डेट इज ट्रेट. एक ही करेक्टरिस्टिक के दो ट्रेट होते हैं और वो दोनों ट्रेट एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं. ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ट्रेट होंगे, यानी
अगर करेक्टर है, अगर कोई करेक्टर है तो इसके भाई दो ट्रेट होंगे, इसके दो ट्रेट होंगे और दोनों ही ट्रेट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे सपोज दैट हमने करेक्टर ले रखा है यहाँ पर स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। तो भाई स्टेम हाइट का एक ट्रेट तो ये हो सकता है, ट्रेट नंबर 1 कि स्टेम हाइट या तो हो सकती है टॉल, या फिर स्टेम हाइट यानी ट्रेट नंबर 2 स्टेम हाइट, या फिर हो सकती है डॉर्फ। ऐसा ही तो हो सकता है, या तो स्टेम लंबा हो सकता है या स्टेम बोना यानी डॉर्फ हो सकता है। इसीलिए ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, ट्रेट में भी डोमिनेंट ट्रेट यानी जो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, डोमिनेंट का मतलब है विच एबल टू एक्सप्रेस, डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है, या फिर रिसेसिव ट्रेट यानी जो रिसेसिव हो जाए यानी जिसको छिपा लिया जाए। बात समझ में आया करेक्टर और ट्रेट में अंतर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि करेक्टर और ट्रेट भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं, यानी कई केसेस में क्या होता है, जहाँ पे मैंने कहा सपोज दैट कि एक ही प्लांट है और वो टॉल है, तो एक ही प्लांट के केस में, एक सिंगल इंडिविजुअल के केस में करेक्टर ट्रेट के बराबर ही होता है। लेकिन अगर दो प्लांट हैं, एक प्लांट टॉल है एक प्लांट डॉर्फ है, इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि करेक्टर एक है दैट इज स्टेम हाइट, लेकिन उसके दो ट्रेट हैं, वन इज टॉल अनदर इज डॉर्फ। बात समझी? ओके। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी जीन। जीन, जीन बड़ी सिंपल टर्म है। जीन का मतलब क्या है भाई, जीन, जीन रिप्रेजेंट करता है द पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, द पार्ट ऑफ डीएनए which encode a polypeptide, पॉलीपेप्टाइड यानी डीएनए का वो पार्ट जो किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड करता हो, यानी कोई पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज करता हो। सपोज दैट भाई ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है और इसका इतना पार्ट ये एक प्रोटीन बनाता है, एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है भाई, पॉलीपेप्टाइड बनाता है ये। तब मैं इस इतने पार्ट को क्या कहूँगा, जीन ए। बात समझ में आया? ये दूसरा पार्ट है उसका, ये दूसरा पार्ट, ये कोई दूसरा पॉलीपेप्टाइड बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है, तब मैं इसको क्या कहूँगा, जीन बी। बात समझ में आ रही है? यानी सारा का सारा डीएनए जीन नहीं होता। इसका मतलब ऑल genes are DNA, but not all the DNA is gene। इसका मतलब डीएनए का जितना भी पार्ट कोई प्रोटीन कोड करे, जितना पार्ट प्रोटीन बनाए, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसी पार्ट को जीन कहते हैं। इसका मतलब डीएनए क्या है, एक ब्रॉड टर्म है और इसी के अंडर कुछ पार्ट, इसका कुछ पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस करे, जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करे, उतने पार्ट को हम क्या कहेंगे, उतने पार्ट को जीन कहेंगे। बात समझ में आई भाई? ये दो टर्मिनोलॉजी एक जैसी हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टर्म अलील। अलील क्या होते हैं, दे आर द, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि अलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इसका मतलब क्या है भाई, जीन और अलील एक ही होते हैं, बट अलील्स आर अल्टरनेटिव टर्म ऑफ जीन। इसका मतलब अगर मैं एक क्रोमोसोम के थ्रू समझाऊं इसको, सपोज दैट ये एक क्रोमोसोम है ए और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है दूसरा ए, ठीक है। अब इस पे एक जीन यहाँ प्रेजेंट है ए, कैपिटल ए, या मैं इसको लेता हूँ कैपिटल बी, और इस पे यहाँ पर इसका दूसरा होमोलोगस प्रेजेंट है स्मॉल बी। तो भाई ये भी जीन है बी अपने आप में, ये भी अपने आप में जीन है, और यहाँ पर ये भी अपने आप में जीन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। इसका मतलब जीन एक ब्रॉड टर्म है, एक है ना, और उसके दो अलील हैं, यानी एक ही जीन की दो फॉर्म है, यानी वन जीन
हैज़ टू फॉर्म्स, हैज़ टू फॉर्म्स, और उन्हीं फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, अलील। यानी अलील को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। अब ये अलील दो तरह के हो सकते हैं भाई, ये अलील दो तरह के हो सकते हैं, दे में बी डोमिनेंट अलील और दे में बी रिसेसिव अलील। डोमिनेंट और रिसेसिव कहने का मतलब क्या है, द अलील विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज डोमिनेंट अलील। यानी सपोज दैट, मैंने क्या बताया था अभी स्टेम हाइट को लेकर के ही, कि भाई एक है कैपिटल टॉल प्लांट, है ना, टॉल स्टेम हाइट, उसमें टी अलील है, और दूसरा है सपोज दैट उसी के साथ स्मॉल टी, यानी रिसेसिव अलील। तो इसमें क्या होगा, जो डोमिनेंट टी है इट इज़ एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, इसलिए इस डोमिनेंट टी को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डोमिनेंट अलील। जबकि दूसरा टी विच इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस यानी रिसेसिव अलील, उसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज रिसेसिव अलील। यानी ये स्मॉल अलील जो है ये क्या है, ये ही हमारा रिसेसिव अलील होगा। ये बात समझ में आई। यानी एक जीन के दो अलील हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि वन जीन कंसिस्ट टू अलील। सपोज टी जीन है, इसके दो अलील हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन दोनों में एक डोमिनेंट होगा कैपिटल टी और एक रिसेसिव अलील होगा। ये बात समझ में आई। जो डोमिनेंट अलील है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, यानी उसका फिनोटाइप दिखेगा, उसका अपीयरेंस दिखेगा, लेकिन जो रिसेसिव अलील है उसका अपीयरेंस नहीं दिखेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये बातें और याद रखनी है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब मैं आता हूँ क्रोमोजोम पे। भाई क्रोमोजोम क्या है, एनसीईआरटी से बताता हूँ, ये नीट में भी पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से नीट में भी पूछा गया था कि क्रोमोजोम क्या होते हैं। क्रोमोजोम कंसिस्ट डीएनए, प्रोटीन प्लस आरएनए। ये तीनों चीज़ें जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाती हैं, और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, तब उसको बोलते हैं क्रोमोजोम। ठीक है, तो डीएनए के साथ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ती हैं और कुछ रीजन आरएनए का होता है, और तीनों मिलकर के एक कॉम्पैक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम भी दो तरह के हो सकते हैं, दे में बी होमोलोगस क्रोमोजोम और में बी हेट्रोलोगस। यानी क्रोमोजोम भी दो तरह के हो सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम भी हो सकते हैं भाई, और क्रोमोजोम हेट्रोलोगस भी। होमोलोगस का मतलब क्या है कि भाई दो क्रोमोजोम है, सपोज दैट क्रोमोजोम ए, क्रोमोजोम बी, सपोज दैट ये कि ये कैपिटल ए था और ये इसका होमोलोगस दूसरा क्रोमोजोम है। अब अगर इन पे दोनों सेम अलील प्रेजेंट हैं एक ही जीन के, जैसे मैंने बी लिया था ना, मैंने पहले बी लिया था, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कैपिटल बी था और यहाँ भी कैपिटल बी प्रेजेंट है, यहाँ कैपिटल सी प्रेजेंट है तो यहाँ भी कैपिटल सी प्रेजेंट है, तब इनको हम क्या कहेंगे, दे आर होमोलोगस क्रोमोजोम। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर कोई क्रोमोजोम हेट्रोलोगस है तो उसका मतलब क्या पता है, हेट्रोलोगस का मतलब क्या है, हेट्रोलोगस का मतलब क्या है, हेट्रोलोकस, अरे यार ये क्या हो गया, हेट्रोलोगस का मतलब क्या है कि भाई एक हमको पता है कि क्रोमोजोम पेयर में प्रेजेंट है ना, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। अब इस पे जीन क्या क्या प्रेजेंट है, इस वाले क्रोमोजोम पे कैपिटल ए पे तो कैपिटल बी अलील है और दूसरे पर स्मॉल बी, इस वाले क्रोमोजोम पे कैपिटल सी है और इस वाले पर स्मॉल सी है। तो अब क्या हुआ, यहाँ डोमिनेंट अलील है, यहाँ रिसेसिव अलील है, यहाँ डोमिनेंट अलील है, यहाँ रिसेसिव अलील है, जिसकी वजह से ये कैसे हैं एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए इनको क्या कहा, हेट्रोलोगस क्रोमोजोम। बात समझ में आई इनकी, यानी इन पे लोकस अलग अलग हैं। लोकस का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोजोम, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कराती है लोकस, ये मैं बताऊंगा। हाँ, होमोलोगस तब भी होते, सपोज दैट अगर इन होमोलोगस क्रोमोजोम पर एक जीन होता स्मॉल डी वीदर और स्मॉल डी वीदर, तो ये दोनों ही कैसे हो गए, दोनों रिसेसिव अलील हो गए। तो एक क्रोमोजोम जिस पर दोनों अलील एक जैसे हैं, चाहे वो डोमिनेंट अलील हो दोनों ही,
या तो डोमिनेंट हो कंप्लीट या फिर कंप्लीट रिसेसिव हो, यानी दोनों अलील कैसे हों, रिसेसिव हों। लेकिन जो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम रहेंगे इन पे क्या रहेगा, वन डोमिनेंट अलील होगा और वन रिसेसिव अलील होगा। बात समझ में आ रही है? कभी भी एक जैसे अलील नहीं प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। ये बात यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब आप आ जाओ आगे, होमोजाइगस। देखिए ये जाइगस जहाँ भी आ जाए ना, जाइगस का मतलब होता है, जाइगस का मतलब है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। यानी जब मैं कह रहा हूँ जाइगस तो हम ऐसे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, होमो यानी जिसमें दोनों क्रोमोसोम पर सेम अलील प्रेजेंट हों, है ना, सेम अलील इन एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं यहाँ फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरे पास एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम था, है ना भाई। अब मैं इसको, अब इस ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, सपोज दैट ये था प्लांट ए, इसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है ना, एक प्लांट है ए जिसके अंदर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब इसमें यहाँ पर होमोलोगस, होमोजाइगस मैं इसको कब कहूँगा, जब यहाँ कैपिटल बी है तो यहाँ भी कैपिटल बी है, यहाँ कैपिटल सी है तो यहाँ भी कैपिटल सी है ना, यहाँ स्मॉल डी है तो यहाँ दूसरे क्रोमोसोम पर भी स्मॉल डी है। तो ये क्रोमोसोम तो दोनों कैसे हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन ये इंडिविजुअल कैसा हुआ, अब मैं इस क्रोमोसोम को बात करूं तो कि ये क्रोमोसोम कैसे हैं भाई, ये क्रोमोसोम तो हो गए हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है ना, होमोलोकस यानी जिन पे लोकस सेम हो, लोकस सेम हो। और लोकस का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए जीन। लोकस का मतलब है पोजीशन ऑफ जीन, जीन की पोजीशन सेम हो। जबकि वहीं अगर मैं बात करूं इस इंडिविजुअल को लेकर के कि ये जो इंडिविजुअल ए है, ये इंडिविजुअल कैसा होगा, होमोजाइगस। क्योंकि इंडिविजुअल के लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम, होमोजाइगस। इसका मतलब द इंडिविजुअल विच बियर, द इंडिविजुअल विच बियर्स होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज होमोजाइगस। बात समझ में आई? हेट्रोजाइगस इसका जस्ट अपोजिट होगा। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, डिफरेंट अलील होंगे एक ही इंडिविजुअल के अंदर। इसका मतलब अगर मैं यहीं से सेम एग्जांपल से समझाऊं कि ये एक प्लांट है बी, प्लांट, प्लांट बी, प्लांट बी, इसके अंदर भी दो क्रोमोसोम है इस तरह से। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। कि इसमें सपोज दैट एक जीन यहाँ था कैपिटल बी, दूसरा जीन क्या होगा फिर स्मॉल बी। एक जीन है कैपिटल सी, दूसरा जीन क्या होगा, दूसरा अलील क्या होगा, स्मॉल सी। एक अलील है कैपिटल डी, दूसरा अलील क्या होगा, स्मॉल डी। इसका मतलब क्या है, इस इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम कैसे होंगे भाई, वो क्रोमोसोम तो होंगे हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस है ना, यानी उस पर डिफरेंट लोकस होंगे, डिफरेंट लोकस यानी जीन की पोजीशन अलग अलग होगी। और इस इंडिविजुअल को, इस इंडिविजुअल को मैं क्या कहूँगा, इस इंडिविजुअल को मैं कह रहा हूँ हेट्रोलोगस यानी द इंडिविजुअल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल विच बियर हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं हेट्रोलोगस इंडिविजुअल। ये बात क्लियर समझ में आई? इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है मेरे पास, इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है हेमीजाइगस। हेमीजाइगल का उसका मतलब है इफ एन इंडिविजुअल बियर ए सिंगल अलील्स, यानी उसके पास क्या प्रेजेंट हो, केवल एक ही तरह का एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे एक ही अलील प्रेजेंट होता है। जैसे मैं मैन का एग्जाम्पल लूँ, सपोज दैट मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर एक मैन का, है ना, ये एक आदमी है ए और ये है मैन। तो आप जानते हैं इसमें मैन में दो क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स एक और वाई क्रोमोसोम। अब
वाई क्रोमोसोम पे कुछ ऐसे जीन हैं जो एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, यानी वो पेयर में प्रेजेंट नहीं है। सपोज दैट यहाँ जीन ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, ये 3 जीन। अब इनका कोई दूसरा अल्टरनेट अलील है ही नहीं, है ना। अब इनका कोई अल्टरनेट अलील नहीं है, तो इन ऐसे क्रोमोसोम को, ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? हेमीजाइगस इंडिविजुअल, यानी मेंस आर ऑलवेज हेमीजाइगस। कौन से जीन्स के लिए? दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब इफ एन इंडिविजुअल कंसिस्ट ओनली ए सिंगल अलील फॉर ए जीन इट इज नोन एज हेमीजाइगस। इसका मतलब पता है क्या हुआ है? इसका मतलब इतना हुआ है कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसके पास केवल एक ही तरह के अलील्स हैं, उसके पास उसका दूसरा अलील है ही नहीं, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? हेमीजाइगस। फिर एक टर्म है हमारे पास यहाँ पर जीनोटाइप। नेक्स्ट इसके बाद आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जीनोटाइप ये बताता है कि किस तरह से जीन्स अरेंज हैं, क्या जेनेटिक मेकअप है किसी इंडिविजुअल का, यानी इट इज रिप्रेजेंट जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप कैसा है। जैसे कि इसमें सपोज दैट एक हमारे पास 3 प्लांट हैं, एक टॉल है जिसका जेनेटिक मेकअप है यानी उसमें टीटी एलील हैं, एक दूसरा प्लांट है जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, और एक ऐसा प्लांट है जिसमें स्मॉल टी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप हमने क्या बताया? जैसे कोई टॉल था तो उसके लिए तो हमने बोल दिया कि भाई इसके पास कंप्लीट होमोजाइगस कैपिटल टी अलील हैं। कोई दूसरा ये भी टॉल है, लेकिन इसके लिए हमने क्या बोला कि ये है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। देख लो मैं टर्म यूज़ करूँ हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसके पास क्या है? हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। इसके पास एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव। ये भी क्या है? ये है होमोजाइगस रिसेसिव, यानी जेनेटिक मेकअप, यानी जीन्स किस ऑर्डर में प्रेजेंट हैं, जेनेटिक मेकअप कैसा है। जैसे मैंने कहा टॉल, तो टॉल तो 2 तरह से भी हो सकता है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल हो सकता है और कैपिटल टी भी टॉल हो सकता है। तो इनका जीनोटाइप क्या है, यानी इनमें किस तरह के अलील्स प्रेजेंट हैं, उसको रिप्रेजेंट कौन कराएगा? जीनोटाइप। बात समझ में आया? इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप रिप्रेजेंट करता है फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप क्या रिप्रेजेंट करेगा? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है भाई, है ना। यानी कोई ऑर्गेनिज्म फिजिकली कैसा दिखाई देता है वो रिप्रेजेंट करता है फिनोटाइप। जैसे कुछ प्लांट तो आपको टॉल दिखाई देते हैं, कुछ आपको डॉर्फ दिखाई देते हैं, है ना। कुछ फ्लावर आपको रेड दिखाई देते हैं, कुछ फ्लावर आपको वाइट दिखाई देते हैं, है ना। कुछ लोगों का हेयर कलर आपको ब्लैक दिखाई देता है, कुछ लोगों का हेयर कलर, अगर मैं बताऊं कि कुछों का हेयर कलर आपको ब्लैक दिखाई देता है और कुछों का हेयर कलर कैसा है? वो है वाइट या ब्राउन, है ना। तो ये फिजिकल अपीयरेंस जो आप देख पा रहे हो, है ना, उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप, यानी जो नेक्ड आई से आप देख पा रहे हो वो है किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप। इसी तरह से जीनोटाइप रेशियो क्या बताएगा कि जेनेटिक मेकअप है लेकिन उसका रेशियो क्या है। जैसे हमने कहा कि जब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो 3:1 आता है भाई फिनोटाइप। तो जीनोटाइप रेशियो बताओ कि कितने ऐसे कैपिटल आए हैं, कितने कैपिटल टी स्मॉल टी आए हैं और कितने स्मॉल टी आए हैं। तो हम लिखते हैं ना 1:2:1 कि 4 में से एक प्लांट ऐसा है जिसका कंप्लीटली होमोजीनस जेनेटिक मेकअप है, 2 प्लांट ऐसे हैं जिनका हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है और एक प्लांट ऐसा है जिसका कंप्लीटली होमोजाइगस रिसेसिव यानी रिसेसिव जीनोटाइप है। होमोजाइगस रिसेसिव नहीं, रिसेसिव होमोजाइगस ही होता है, हमेशा ये याद रखना। तो इसका जेनेटिक मेकअप हमने क्या लिख दिया? 1:2:1। समझ गए? उसी तरह से फिनोटाइप रेशियो होता है कि सपोज दैट मैंने यही ले लिया
कि भाई ये जीनोटाइप था 1:2:1, इसका फिनोटाइप बताओ मुझे। तो फिनोटाइप क्या है कि फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो क्या है, वो रेशियो क्या बताएगा आपको, फिनोटाइप रेशियो। जैसे जीनोटाइप रेशियो ये था, है ना, जीनोटाइप रेशियो ये था 1:2:1। अब मैं इसमें कहूँ कि इसमें दो तरह के प्लांट हैं भाई, इसमें कुछ प्लांट टॉल हैं और कुछ प्लांट डॉर्फ हैं। तो अब टॉल और डॉर्फ का क्या रेशियो है वो बताना है। अब आप इधर देखो भाई, ये भी टॉल है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। तो ये एक कैपिटल टी है और दो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों मिलके कितना हो गए 3। और डॉर्फ कौन सा है, केवल डॉर्फ है आपका ये केवल 1। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। समझ गए, ओके। फिर पॉलिनेशन, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू या मेल प्लांट टू स्टिग्मा या वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर या सेम फ्लावर, यानी किसी के बीच में हो सकता है। पॉलिनेशन का मतलब इतना सा है केवल कि पोलन ग्रेन जो है भाई, ये कहाँ तक पहुँच जाए, इट रीच टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, उसके ट्रांसफ़र के, कि पोलन ग्रेन जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर जाकर के सिट हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी इसी के जैसा है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन रिप्रेजेंट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, यानी एग का स्पर्म के साथ फ्यूजन फर्टिलाइजेशन है। बात समझ में आ रहा है, यानी मेल गैमीट फ्यूज हो जाए, फ्यूज विद फीमेल गैमीट, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट, ठीक है। दूसरा क्रॉस कराने का मतलब भी ये है, क्रॉसिंग का मतलब रिप्रेजेंट करता है कि रिप्रोडक्शन, क्रॉसिंग का मतलब है सीधा रिप्रोडक्शन से। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने पोलन ग्रेन लिए किसी एक प्लांट से और किसी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा को पर हमने उनको डस्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगी, उसकी क्रॉसिंग हो जाएगी। यानी क्रॉसिंग भी रिप्रेजेंट कराती है आपके फर्टिलाइजेशन को, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन को, उसको कहते हैं क्रॉस कराना। यानी दो मेंबर्स के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट कराना ही क्रॉसिंग कहलाता है। सेल्फिंग का मतलब क्या है, सेल्फिंग यानी जो सीबलिंग्स हैं, सीबलिंग्स मतलब एक ही प्लांट के दो बच्चे हैं, दो अदर प्लांट जो एक ही प्लांट से बने हैं उनके बीच क्रॉस कराना, यानी क्रॉस बिटवीन सीवलिंग्स, है ना। यानी एक पेरेंट के दो चाइल्ड हैं, सपोज दैट ये फादर था, ये मदर थी, इन दोनों के दो चाइल्ड हैं ए और बी, इन दोनों की ही मेट कराना, इन दोनों का ही क्रॉस कराना क्या होगा, हमारा सेल्फिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है डोमिनेंस। मैंने अभी तो बताया था कि भाई दो अलील हैं, वन जीन, एक ही जीन के दो अलील हैं भाई, एक ही जीन के दो अलील हैं। सपोज दैट ये टी है और ये स्मॉल टी है, इनमें एक क्या है, डोमिनेंट अलील है और दूसरा क्या है, दूसरा है रिसेसिव अलील। अब ये जो डोमिनेंट है ना, वो क्या करेगा, इसको कंप्लीटली सप्रेस करेगा। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस, यानी टू सप्रेस
द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव अलील इज नोन एज डोमिनेंस, उसको हम डोमिनेंस कहेंगे। बात समझे। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? कोडोमिनेंस रिप्रेजेंट करता है कि दो अलील हैं, सपोज दैट ए और दूसरा अलील है इसी का स्मॉल ए। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? बोथ अलील्स आर इक्वली डोमिनेंट ओवर ईच अदर। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये ए डोमिनेंट है या ये स्मॉल ए, क्योंकि दोनों ही बोथ आर एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी दोनों ही खुद का एक्सप्रेशन देंगे। जैसे ब्लड ग्रुप के केस में होता है कि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है ए बी, अब इसमें दो अलील हैं, ए अलील भी बी अलील भी, और दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी, यानी दोनों ही अलील खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई डोमिनेंट नहीं है इन दोनों में, ना ही कोई रिसेसिव है, दोनों ही एक्ट करते हैं एज ए डोमिनेंट। इंडिविजुअली दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट का मतलब है कि कोई सा भी अलील डोमिनेंट को बताएगा ही नहीं, है ना। वो क्या करेंगे? दोनों एक्सप्रेस होंगे। भाई यहाँ क्या हो रहा था? कोडोमिनेंस में पता है क्या होता है? कोडोमिनेंस में दोनों एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कोडोमिनेंस का एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर कोडोमिनेंस में ऐसे है कि आपने देखा होगा कुछ गाय या काऊ ऐसी देखी होंगी जिनमें जो उनका हेयर कलर है, काऊ का, गाय का जो हेयर कलर है वो पैचेस में प्रेजेंट है। कुछ उस पर रेड पैचेस हैं, ब्लैक और वाइट ले लेते हैं, कुछ उस पर ब्लैक पैचेस हैं हेयर्स का, और कुछ वाइट हेयर्स हैं। तो ब्लैक वाला अलील भी एक्सप्रेस कर रहा है खुद को और वाइट वाला अलील भी एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? कि कोई खुद को फुल्ली डोमिनेंट बताए ना, यानी द डोमिनेंट अलील इज नॉट completely dominant over रिसेसिव अलील, यानी जो डोमिनेंट अलील था वो रिसेसिव अलील पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, वो पार्शियली डोमिनेंट है। तो जब ये दोनों अलील कोशिश करेंगे एक्सप्रेस होने की, तो एक इंटरमीडिएट बनाएंगे। जैसे सपोज दैट अगर मैं ये पहला वाला एग्जांपल बताऊँ ना, काऊ वाला, तो अगर इसमें सपोज दैट मैं ये लेता कि एक रेड फ्लावर वाला अलील है ए, और इसका स्मॉल ए वाइट फ्लावर प्रोड्यूस करता है, तो जब ये दोनों खुद को एक्सप्रेस करते तो रेड वाला कंप्लीट रेड नहीं बना पाता और वाइट वाला कंप्लीट वाइट नहीं बना पाता। तो यहाँ क्या होती? यहाँ मिक्सिंग होती दोनों कलर की, और दोनों फाइनली क्या प्रोड्यूस करते? इंटरमीडिएट, यानी पिंक कलर प्रोड्यूस करते। तो ना तो रेड अपनी इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन दिखा पा रहा, ना ही वाइट अपना इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन दिखा पा रहा। दोनों मिक्सिंग करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? पिंक कलर, जिसकी वजह से क्या बोला इसको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि कोई सा भी अलील कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, या डोमिनेंट अलील कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है। इसी को क्या कहते हैं हम? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट है मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील का मतलब क्या है? मल्टीपल अलील का आप जनरली जानते हैं कि वन जीन टू अलील, और उन अलील्स को क्या कह रहे हैं हम? डोमिनेंट और रिसेसिव अलील। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि जीन एक है, वन जीन, लेकिन मल्टीपल अलील्स हैं, उसके मल्टीपल अलील प्रेजेंट है। उस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। और मल्टीपल अलील जैसे आपको देखने को मिलते हैं ब्लड ग्रुप में। ये देखो भाई, ब्लड ग्रुप करेक्टरिस्टिक एक है, फिनोटाइप एक है ना, लेकिन इनके अलील 3 हैं, IA, IB और I0। 3 अलील हैं जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, जबकि करेक्टरिस्टिक कितना है ब्लड ग्रुप? एक करेक्टर है, ठीक है। तो अगर एक 2 से ज़्यादा अलील किसी जीन के प्रेजेंट हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है?
क्रॉस इन्वॉल्विंग ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, क्रॉस इन्वॉल्विंग ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या मैं इसको और थोड़ा एलेबोरेट करूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, क्रॉस इन्वॉल्विंग ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, यानी दो अपोजिट ट्रेट वाले प्लांट्स के बीच का क्रॉस कराना ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। जैसे एक प्लांट है मेरे पास टॉल, कैपिटल टी यानी टॉल, एक प्लांट है मेरे पास डॉर्फ यानी स्मॉल टी। अब देखो मुझे बताओ करेक्टर कितने हैं, एक करेक्टर तो एक ही है, एक करेक्टर के दो, ये क्या है, एक करेक्टर के दो ट्रेट हैं, डेट इज टॉल एंड डॉर्फ। तो मैंने क्या कहा, या तो एक करेक्टर को लेके आप क्रॉस करो दो प्लांट के बीच, या फिर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो देखो टॉल एंड डॉर्फ बोथ आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। इस तरह के क्रॉस को हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ गए। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी ए क्रॉस इन्वॉल्विंग, अब मुझे बताओ क्या लिखूं, टू कैरेक्टरिस्टिक्स या टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी या तो चार ट्रेट होने चाहिए, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, या दो करेक्टर को लेके अगर कोई क्रॉस किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे दो करेक्टर हमने क्या लिए, एक तो लिया स्टेम हाइट एक करेक्टर है ना, और दूसरा करेक्टर हमने ले लिया सीड शेप। तो ये पहला करेक्टर, ये दूसरा करेक्टर। अब आप जानते हैं अच्छे से जानते हैं कि भाई स्टेम हाइट के दो ट्रेट हैं, डेट इज टॉल एंड डॉर्फ, और सीड शेप के भी दो ट्रेट हैं। सीड शेप के दो ट्रेट कौन है, राउंड एंड रिंकल्ड। तो अगर मैं एक ऐसा क्रॉस करूं जिसमें चारों चीज़ें आ जाएं, ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे अगर मैं टॉल को टी से रिप्रेजेंट करूं तो टी, और अगर मैं इसको टी और दूसरा राउंड आर है ना, हो गए ना, दो करेक्टर, टॉल और राउंड का क्रॉस करूं मैं किसके साथ, डॉर्फ एंड रिंकल्ड यानी स्मॉल आर के साथ। तो अब इसको क्या कहूँगा मैं, ये है एक डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हाइब्रिड बनते हो दो तरह के। ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस का मतलब है, टेस्ट का मतलब जज करना, एग्जामिन करना किसी चीज़ को। तो जब हम टेस्ट क्रॉस रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट क्रॉस बिटवीन प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग, प्रोजनी का मतलब चाइल्ड, बच्चा है ना, प्रोजनी विद रिसेसिव पेरेंट, यानी जो भी पेरेंट रिसेसिव है उसके साथ प्रोजनी का टेस्ट करना, उसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। जैसे टेस्ट क्रॉस में आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि ये कैपिटल टी टॉल प्लांट था, इसका हमने क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ, तो F1 जनरेशन में हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। अब इस स्मॉल टी, इसका F1 का मैं, यानी जो प्रोजनी आई है, यानी F1 हाइब्रिड का अगर मैं क्रॉस करूं पेरेंट के साथ, और पेरेंट कौन सा, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो इस क्रॉस को मैं क्या कहूँगा, इस क्रॉस को मैं कहूँगा टेस्ट क्रॉस। ठीक है। ओके, बैक क्रॉस किसको कहते हैं, बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है कि F1 हाइब्रिड का क्रॉस कर दिया जाए किसी भी पेरेंट के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बैक क्रॉस। और आउट क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, कि आउट क्रॉस रिप्रेजेंट करता है F1 हाइब्रिड का क्रॉस आप करें डोमिनेंट पेरेंट के साथ,
डोमिनेंट पेरेंट के साथ, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आउट क्रॉस। चलो एक बार इसको पूरे को समझा देता हूँ कि ये था सपोज दैट कैपिटल टी और ये था हमारा स्मॉल टी, यानी ये था टॉल और ये था डॉर्फ, ठीक है। इनका क्रॉस किया तो हमको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। अगर मैं इसका इसके साथ क्रॉस करूं, अगर मैं इसका एक सेकेंड बच्चे, हमको क्या मिला प्रोजनी में, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अगर मैं इसका इसके साथ क्रॉस करूं तो ये क्रॉस क्या होगा, ये क्रॉस होगा हमारा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और अगर मैं इसका इसके साथ करूं तो ये क्रॉस क्या होगा, आउट क्रॉस। और दोनों को ही क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। यानी बैक क्रॉस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें दो तरह के क्रॉस होते हैं, डेट इज एक है टेस्ट क्रॉस और एक है आउट क्रॉस। दोनों ही केस में क्या किया जाता है, तीनों ही केस में हम क्या करते हैं, प्रोजनी का पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट प्लस F1 हाइब्रिड, और आउट क्रॉस में डोमिनेंट पेरेंट प्लस F1 हाइब्रिड। इन दोनों ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जेनेटिक्स मैं इसी चैनल पे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है।